नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए रोज लेकर आता हूं शाम को 6 बजे ये मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी बीपीएससी का जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से रोज शाम को आपको ये मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, लेकिन आपको लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से जाके। और आप अगर पेड कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग, तो यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके सबसे पहले। दोस्तों, खासकर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शाम को 6 बजे और सुबह के 4 बजे का वीडियो जो कि आपको करंट अफेयर से दिया जा रहा है, ये वीडियो भी देखना ना भूलें। और 30 जून का अनाउंसमेंट मैं बार बार कर रहा हूँ, 30 जून को जो वीडियो आपको दिए जाएंगे उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि 30 जून को आपको पूरे मंथ ऑफ जून का करंट अफेयर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कितने क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। आउट ऑफ 50, जी हाँ 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, और इनमें से कम 35 क्रॉस करना है। जी हाँ, 35 क्रॉस करना है क्वेश्चन, इन द सेंस कि सही क्वेश्चन 35 आने चाहिए, नंबर आना चाहिए। गलत उत्तर पे वहाँ पे आपको 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे और सही उत्तर का 1 नंबर। तो कैलकुलेट करके देखिएगा कि क्या आपका 35 नंबर आ रहा है इन 50 प्रश्नों में, तो ही बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? चलिए देखिए, वर्ष 1947 में अंग्रेजों के जाने के समय तक अहमदाबाद जो है कपड़ों के उद्योग में सबसे अग्रणी और आगे था। मतलब सबसे ज्यादा कपड़ों की फैक्ट्री अहमदाबाद में हुआ करती थी। लेकिन भारत के लोगों में जब मैनचेस्टर नाम प्रचलित था, उस समय उस नाम से अब अहमदाबाद को पुकारे जाने लगा, क्योंकि अहमदाबाद जो सिटी है गुजरात का शहर है और इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। दोस्तों, गुजरात से जुड़ी हुई यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो याद रख सकते हैं विजय रूपानी जो है यहाँ के, क्या है दोस्तों? विजय राम निकालाल रूपानी इनका नाम है। ठीक है, राम निकालाल रूपानी इनका पूरा नाम है, याद रख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये भी याद रखिएगा, आचार्य, क्योंकि ये सारे जो स्टैटिक टाइप है ना, ये आपको पूछे जाएंगे। देवव्रत। ठीक है, स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट करवा दूंगा मैं पूरा, ऐसे ही बोल बोल के साथ में। इसलिए वीडियो देखते समय ध्यान दीजिएगा, ये स्टैटिक पार्ट जो आपको बताए जाते हैं। इसकी राजधानी गांधीनगर होती है गुजरात की। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन है? चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत को देखिए श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, याद रखिएगा, डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, पाक जलडमरू मध्य। और भारत के राज्य तमिलनाडु द्वीप का जो है वो राष्ट्र श्रीलंका के साथ उत्तरी भाग का उसका जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्षेत्र जो है अलग होता है। ठीक है, ये मैं आपको पिक्चर में दिखला देता हूँ। यहाँ पे ये मान लीजिए यह भारत का नक्शा है अगर, तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र जो है दोस्तों, ठीक है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये क्या है, जो इसका छोर है, और इस श्रीलंका का उत्तरी भाग और उसका दक्षिणी भाग जो है इसको अलग करता है ये जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य के नाम से ये जाना जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ भी जोड़ता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अत्यंत संबंधी टाइटल या टाइल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों, ये स्तूप कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, बौद्ध का स्तूप कहाँ है? तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार के केसरिया में मौजूद है विश्व का सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और ये पूर्वी राज्य है हमारे देश का, भारत का, और बिहार की राजधानी पटना होती है। और पटना के अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और फागू चौहान है यहाँ के गवर्नर। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि महाबोधि जो कि एक वृक्ष है और ये गया जिले में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, गया जिले में है। और गया जो है दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार का एक छोटा सा जिला है जहाँ पे ये, जी हाँ, स्थित है। बोध गया नाम से जगह है। ठीक है दोस्तों,
याद रखें। लेकिन जो स्तूप है ये केसरिया में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन महाबोधि जो है, जो वृक्ष है, वो गया में स्थित है। चलिए इतना काफी है, इतना स्टैटिक आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसका आंसर जरूर करेंगे। जी हाँ, ये दीन इलाही। दीन इलाही नाम से एक धर्म भी बनाया है इन्होंने, और इसकी पद्धति जो है शुरू की गई थी, जिसमें कि कोई भी धर्म के लोग इसको ज्वाइन कर सकते थे, मतलब कि यहाँ पे शामिल हो सकते थे इसमें। दोस्तों अकबर का शासनकाल जो था वो 1555 के बाद शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये जो अकबर जो था एक धर्मनिरपेक्ष तरह का राजा हुआ करता था, मतलब कि वो हिंदू धर्म को समान मानता था। इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा यह मुगलों और राजपूतों का मैत्री संबंध बना, ठीक है। और ये मैत्री संबंध जो दोस्तों आगे चल के जी हाँ पारिवारिक भी बना, क्योंकि ये बिजनेस करना तो जानते थे लेकिन उसको रिलेशन में जोड़कर। चलिए याद रखिएगा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ डी। जी हाँ, साइमन कमीशन। नोट कर सकते हैं, साइमन कमीशन। दोस्तों आपको बता दें कि साइमन कमीशन एक आयोग है जो कि 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह हुआ करता था। कितना? तो 7। जी हाँ, ये 7 ग्रुप ऑफ मेंबर का सदस्य होता था जो कि ब्रिटिश संसद हुआ करते थे। जिसका गठन कब किया गया था? तो ये डेट याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927 को। देखिए ये सारे स्टैटिक पार्ट हैं, और भारत के संविधान सुधारों में जी हाँ अध्ययन के लिए किया गया था इसको सुधार। और इसका मुख्य कार्य क्या था? जी हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि सुधार करता थे, उनको जांच करना था इसके बारे में। और साइमन कमीशन जो है एक आयोग के रूप में सामने आया, और जो इसके अध्यक्ष थे उस समय वो सर जॉन साइमन थे। कौन थे? तो सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन आयोग रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स ए पुरी में। नोट कर सकते हैं, पुरी में कौन सा मंदिर है? तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बहुत फेमस क्वेश्चन है, श्री जगन्नाथ टेम्पल है। ठीक है, लेकिन अभी कोविड-19 के चलते वहाँ उनकी यात्रा भी रोकी गई है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी ये समय है जी हाँ पुरी में कि उन समय इनका जो रथ यात्रा निकलता है बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। चलिए, और सवाल अगर उड़ीसा से आया है दोस्तों तो थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप आंसर करेंगे सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक, याद रखिएगा नवीन पटनायक यहाँ के क्या है? तो सीएम है। दोस्तों गवर्नर कौन है? उड़ीसा के गवर्नर कौन है? और कैपिटल, जी हाँ गवर्नर है दोस्तों यहाँ के गणेशी लाल, याद रखिएगा गणेशी लाल। ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पे गणेशी लाल, और कैपिटल तो भुवनेश्वर। ये सारी चीजें आपको लिखना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और ताकि ये सारी चीजें याद रहेंगी। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो है गायकों का एक जो कह सकते हैं बाउल एक गायन है, जो कि गायकों का संबंध जो है पश्चिम बंगाल के प्रदेश से। तो पश्चिम बंगाल हमारे देश का पूर्वी राज्य है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ की राजधानी कलकत्ता होती है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ठीक है, बनर्जी। याद रखिएगा, ये सारे डेटा मैं आपको देता जा रहा हूँ। और पंजाब सॉरी यहाँ पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम क्या है? जी हाँ, जगदीप धनखड़। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, कम से कम ये 3 चीज तो स्टैटिक में याद रखना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? बिल्कुल यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ जी हाँ ये जयप्रकाश नारायण। और अभी फिलहाल में समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, जिसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा मुलायम सिंह यादव। ठीक है, मुलायम सिंह यादव हैं, और जिनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। ठीक है, चलिए। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की?
बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नोट कर सकते हैं दोस्तों। भारत सेवक समाज की स्थापना दोस्तों आपको बता दें कि ये पूछ सकता है कि कौन सी ईस्वी में की गई, तो ये याद रखिएगा 1905 ईस्वी में की गई, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र को वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के ये रूप में जाने गए। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मृदांग क्या होता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ ए, दो मुंहों वाला ढोलक होता है ये। ठीक है, आप देखे होंगे अपने घर में भी कहीं रखा होगा, या फिर जी हाँ, जिसको ये लोग शादी विवाह के समय ज़्यादातर यूज करता है लोग, है ना। ये कुछ इस तरह का बना होता है, जो कि दोनों तरफ से ये क्या होता है, तबला होता है, एक तरह से ढोलक होता है, दो मुहा ढोल होता है ये। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, आपको बता दूं कि इन सभी स्टैटिक टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आंसर सोच समझ के दीजिएगा। बिल्कुल आंसर कीजिएगा कुचिपुड़ी। जी हाँ, जो कि आंध्र प्रदेश का यहाँ पे ये है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है आपको पता है? क्योंकि देखिए, भाषा भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बारे में आपको जानना होगा, जहाँ से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है उसके बारे में जोड़कर थोड़ा सा आंसर जरूर दीजिएगा। और आंध्र प्रदेश हमारे भारत देश का दक्षिणी पूर्वी तट का एक राज्य है, जहाँ पे दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नोट कर सकते हैं, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। वाई एस जगनमोहन रेड्डी इनका नाम है पूरा, लिख लीजिए आप लोग लिखना चाहते हैं तो। और गवर्नर हैं यहाँ पे फिलहाल विश्वभूषण, विश्व भूषण लिख लीजिएगा दोस्तों। और राजधानी यहाँ की होती है अमरावती। ठीक है, अमरावती, ये याद रखना होगा आपको दोस्तों। यहाँ पे इतना चीज तो आपको कम से कम याद रखना होगा। और यहाँ पे दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में? तमिलनाडु में तो तमिल बोला जाता है, कर्नाटका में कन्नड़ बोला जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, तेलुगु। यही आप लोग भूल जाते हैं और कंफ्यूज बहुत लोग यहाँ पे करके आंसर छोड़ के आते हैं और गलत कर देंगे। और ये तेलुगु जो है दोस्तों, आपको 23 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ठीक है, 23 आधिकारिक भाषा जो कि संविधान में बताया गया उसमें से एक है। और भाषा के ही आधार पे यहाँ आंध्र प्रदेश जो है वो एक नया राज्य बना था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे बनाया जाता है, माना जाता है? तो आंसर कीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की ये सबसे प्रारंभिक, जी हाँ, भारतेंदु काल के नाम से जाना गया इनको। ठीक है, भारतेंदु काल के नाम से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक हिंदी के जन्मदाता और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी माने गए हैं। बहुत अंतर है यहाँ पे, इनका महत्व है हिंदी साहित्य में। चलिए, बंगाल फिल्म पाथिर पांचली का निर्देशन किसने किया था? देखिए, फिल्मों से जुड़े हुए सवाल भी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और बॉलीवुड का खासकर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है जाता है, उसके निर्देशक, उसके एक्टर, है ना, ये जरूर पूछा जाता है। और जो फिल्म फेयर अवार्ड में उस फिल्म को मतलब अवार्ड मिला रहता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताई जाती हैं। आपको बताते हैं कि यहाँ पे आंसर ए होगा, सत्यजीत रॉय। नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे जल्दी से फटाफट। बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। विटामिन सी जो होता है वो जल में विलय होता है। जैसे कि अगर आप एक नींबू को अगर काटते हैं बीच से और उसको पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ठीक है ना, विटामिन सी जो है नींबू में पाए जाने वाला एक, जी हाँ, विटामिन है। चलिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? देखिए, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था दोस्तों स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को। और अल्फ्रेड जो है एक रसायन शास्त्री और इंजीनियर भी थे। उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया। जी हाँ, जो कि एक विस्फोटक होता है
और इसका आविष्कार इन्होंने किया था। कब किया था दोस्तों? 10 दिसंबर 1896 में। याद रखिए, मैंने आपको इनके बारे में सारा डिटेल बता दिया। ये एक रसायन शास्त्री थे, इंजीनियर थे, अल्फ्रेड, जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं के नाम पे नोबेल अवार्ड भी दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। बीसीजी का टीका एक सुई होता है दोस्तों, ठीक है, इंजेक्शन होता है, जिसे उन बच्चों को दिया जाता है जो कि बच्चे जन्मे हुए हैं तुरंत, ठीक है, ताकि उनको टीबी ना हो सके, खसरा ना हो सके। बीसीजी का टीका पड़ने से उनको अनेक प्रकार के यह प्रतिरक्षण प्रणाली उनके शरीर में आ जाती है, ताकि वो ऐसे कीटाणुओं से लड़ सके। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी जो कोविड-19 का जो वायरस पूरे दुनिया में फैला हुआ है, इसके लिए जो भी वैक्सीन बनेगी, है ना, आने वाले समय में, है ना, वैक्सीन जो बनने वाली है, यानी अभी देखिए ग्लेनमार्क कंपनी को तो यहाँ पे एक अच्छी खबर आ रही है कि यहाँ से बनेगा, लेकिन आपको बता दें जो भी वैक्सीन बनेगी वो टीके के तौर पे बच्चों को जन्म लेते समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये खत्म होने वाला ये जो है वायरस नहीं है पूरे देश से, ये रहेगा। अब इसके साथ ही जीना है, बस इससे प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ा के रखनी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इट्स जी हाँ दोस्तों, बी। जी हाँ, टीबी से हमें बचाता है, ठीक है, टीबी वाले रोग से हमें क्या बचाता है दोस्तों? तो बीसीजी का टीका। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक के संकल्पन निम्नलिखित में से किसने किया? थोड़ा क्वेश्चन बहुत हिंदी हो गया है। तो गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में, ठीक है, जब कभी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो सहायक जो है गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की है? तो ये किए हैं दोस्तों जॉन नेपियर। बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। लघु गणक का प्रयोग जी हाँ ऐसे समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है जिसमें कि अज्ञात राशि जी हाँ घात के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा, लघु गणक में। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया यहाँ पे लघु गणक कैसे निकालते हैं? तो ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें कि अज्ञात राशि होती है और उसका जो घात में उसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए हेनरी बुकरेल ने की। नोट कर सकते हैं। जी हाँ, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इट्स हेनरी बिकुरेल। नोट कर सकते हैं दोस्तों, 1903 में, जी हाँ, और 1896 में, ये दोनों ही ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और 1903 में मेरी और पियरे क्यूरी के साथ साथ भौतिकी नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, और रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले पेरिस में जन्मे हेनरी बेकरेल। नोट कर सकते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इनका नाम। और 1903 में इनको सम्मानित किया गया भौतिकी नोबेल पुरस्कार से भी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ बिलियर्ड्स। नोट कर सकते हैं, इज द राइट आंसर। नवानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इट्स ए रणजीत सिंह विभाजी। रणजीत सिंह विभाजी जो थे वो, इनका पूरा नाम था रणजीत सिंह विभाजी जडेजा। दोस्तों 10 दिसंबर 1872, ये नोट कर लीजिएगा, 1872 से लेकर 1933 तक ये इनका जीवन काल था। और नवानगर के 10वें जाम साहब थे। जी हाँ, जाम साहब तथा प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी भी थे ये, और अनेक अन्य प्रसिद्ध नाम से जाना गया। नवानगर के जाम साहब, कुमार रंजीत सिंह, जी हाँ, रणजी और स्मिथ। तो दोस्तों एक गेम खेला जाता है क्रिकेट से संबंधित, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इन्हीं के नाम पे वो ट्रॉफी रखा गया था दोस्तों। नवानगर के ये जाम साहब थे। क्वेश्चन नंबर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सन 1901 की बात है दोस्तों, शांति निकेतन में एक छोटे से स्कूल में इसकी स्थापना हुई, याद रखिएगा।
और आगे चल के सन 1919 में, जी हाँ 1919 में कला के लिए एक स्कूल कला का भवन का नींव रखा गया, जो कि सन 1921 में इसकी स्थापना कर दिया गया। तो यहाँ से शुरुआत हुआ और 20 साल लगे इसको शुरुआत मतलब इसका स्थापना होने में। तो ये किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात रहा है? आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल, ये सन 1955 में, जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों, बाबा आमटे नोट कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा विख्यात रहे यह कुष्ठ रोगियों की सेवा करने में। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? चलिए यहाँ पे बताइए दोस्तों, इनका खोज किसने किया एक्चुअली चंडीगढ़ शहर का? तो ये है ले कैर्ब्यूजियर, नोट कर सकते हैं, ले कैर्ब्यूजियर नोट कर लीजिएगा। चंडीगढ़ दोस्तों अभी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये 2 राज्यों का जो है कैपिटल साझा करता है, एक पंजाब और दूसरा हरियाणा, नोट कर लीजिएगा। और ये खुद में ही चंडीगढ़ का ही एक राज्य भी है अपने में और केंद्र शासित राज्य है, और ये एक दोस्तों इसकी राजधानी चंडीगढ़ होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? इट्स अ ले कार्ब्यूजियर, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? चलिए एक सवाल आया है इतिहास से, तो नरम दल और गरम दल के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग इस भारत की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। नरम पंथियों की मांग नहीं थी कि भारत की स्वतंत्रता, ये ध्यान रखिएगा। वो अधिकार था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये कहते थे लोग। लेकिन गरम दल जो पंथी थे उनकी मांग हुआ करती थी कि भारत को आज़ाद करें, और वो आज़ादी लड़ के मिलने वाली है। चलिए प्रश्न नंबर 25, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? आंसर करेंगे दोस्तों, देखिए 1896 में, नोट कर सकते हैं दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल जो है यूनान की राजधानी एथेंस में लड़ी गई थी। यूनान की उस समय राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा दोस्तों, एथेंस, ठीक है, एथेंस में लड़ी गई 1896 में। ओके, और ध्यान रखिएगा एक बार तो ऐसा लगा कि वित्तीय समस्याओं के कारण एथेंस में ये खेल निकलकर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट चले जाएंगे, लेकिन पहले यह तय हुआ है कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो है सन 1900 में पेरिस में ही आयोजित होगा। तो ये यहीं पे रह गया, ठीक है, पेरिस। नेक्स्ट, टीक बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, जी हाँ, मध्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का कुल लगभग क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व भर में 7वां बड़ा देश है हमारा, और ये दोस्तों याद रखिएगा 33 लाख वर्ग किलोमीटर का लगभग ये इसका क्षेत्रफल होता है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। और देश में दुनिया की कुल आबादी का लगभग 16% जो है यहाँ पे हम लोग कौन रहते हैं? तो वैश्विक भूमि क्षेत्र का उपयोग करते हैं, जिसमें कि 2.4 जो है, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ भारत करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, और समुद्रगुप्त जो नहीं सॉरी गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। तो इन सभी में 2 क्वेश्चन तो ये सही लग रहा है ऑप्शन, ठीक है, और गंधार शैली और मथुरा का शैली ये नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन सही है, आंसर ई हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एक से ज्यादा उत्तर सही है ना। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? चलिए आंसर कीजिएगा, और हर क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है देना आपको, इसलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, और हर एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आप लोगों का। और वीडियो आप लोगों को जैसे पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से ना हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसे मॉक टेस्ट लगातार लेकर आ सके। चलिए, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के सबसे बड़ा है? दोस्तों याद रखिएगा इन चारों में से इट्स अ डी, राजस्थान। राजस्थान से अगर जुड़ा है सवाल तो यहाँ याद रखिएगा जयपुर इसकी राजधानी है, और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह लिख लीजिएगा,
ये चीजें मैं आपको बार बार बताऊंगा, भले ही आप परेशान हो जाए। राजस्थान की गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र लिख लीजिएगा यहाँ पे, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कर राजस्व से सरकार की आय का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा स्रोत है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए उत्पादक शुल्क। नोट कर लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर। उत्पादक शुल्क से भारत सरकार को यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया भाई एग्जाम में, है ना, इसलिए बी उत्तर कर लीजिएगा। कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। बी इज द राइट आंसर। लेकिन सवाल बनता है यहाँ पे दोस्तों कि रेल के डब्बे तो ठीक है, लेकिन रेल का जो पहिया है वो कहाँ बनता है? रेल का पहिए का कारखाना कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जी हाँ, 15 सितंबर 1984 को बेंगलुरु में बनाया गया था एक रेल का पहिया कारखाना सबसे पहले। और भारतीय रेल के लिए भारी मात्रा में पहियों और एक्सेल जो व्हील बनते हैं उसके, वो उसका उत्पादन रेलवे खुद अपने तरफ से करता है और उसकी यहाँ पे भरपाई भी खुद ही करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था। यह नारा किसने दिया था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पे। जी हाँ, इस आंदोलन में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा रोल था। करो या मरो, जो दोस्तों आपको बता दें कि नारा देते हुए हम देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं, जैसा कहा था यह महात्मा गांधी ने। आंसर ये हो जाएगा। चलिए 33 पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था दोस्तों, याद रखिएगा, किसके लिए भेजा गया था? कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो आंसर करेंगे भाई यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण और संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। जी हाँ, भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अगर अध्ययन कीजिएगा तो उसमें समस्याएं बहुत दिखेंगी, और जो समस्याएं निदान करके खोजने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल, जी हाँ, मार्च 1946 में जारी किया। क्या कहा गया उसमें? इस प्रतिमंडल में लॉर्ड वेवेल, नोट कर सकते हैं, लॉर्ड वेवेल जो था, ये भारतीय नेताओं से मिलकर यह एक योजना तैयार किया जिसमें कि कैबिनेट मिशन के नाम से इसको जाना गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वराज लाना था। क्योंकि देखिए, भारत के तो सभी क्रांतिकारी चाह रहे थे कि भारत आज़ाद हो जाए बिना किसी युद्ध के, बिना किसी लड़ाई के। लेकिन यहाँ पे फाइनली जब भारत अंग्रेज छोड़ भी रहे थे तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा युद्ध लड़ाया भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये चलता रहता है। ठीक है, और इसका फायदा आज भी अंग्रेज उठा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज इसका फायदा उठाते हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा। इट्स CAO ह्यूम ने की थी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, और इसका गठन कब किया गया था? तो 1800, जी हाँ, कब किया गया था दोस्तों? 1885 में किया गया था इसका गठन एओ ह्यूम के द्वारा। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, जो कि इसका एक महिला शाखा है, और युवा शाखा में इंडियन यूथ कांग्रेस, जो कि आज भी शाखा इसका शामिल है। ठीक है, चलिए, तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था आपको पता है? सबसे जो पहला विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का? तो सन 1907 में ही हो गया था। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में बढ़ गया था दोस्तों 1907 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स सी न्यूटन ने किया था दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, सी न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण एक पदार्थों के द्वारा दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रवृत्ति है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस प्रवृत्ति में गणितीय सूत्र की भी कोशिकाएं, जैसे कि आइजैक न्यूटन ने दिया है। यह आश्चर्यजनक ये बात है कि कोई भी पत्थर अगर आसमान में फेंकेंगे तो आखिर धरती की तरफ ही क्यों गिरता है? क्योंकि धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है उस पत्थर से ज्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनर्पादित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इट्स सी, इसको होलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए
चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उसके द्वारा होता है। तो पराश्रव्य तरंगों के चलते जो है वो सुन पाता है। ठीक है। और चमगादड़ों की बात करें दोस्तों, तो चमगादड़ों के चलते ही पूरा आज विश्व परेशान है। ठीक है। और इसका आकार 2.9 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन 1500 सेंटीमीटर तक इसका वजन होता है, और 2 ग्राम से 1200 ग्राम तक इसका वजन भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और चमगादड़ जो है ये पराशब्द तरंगों के चलते ही या ये ध्वनि से सुन सकते हैं कि सामने क्या है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे फटाफट, क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नोट कर लेंगे, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, ओजोन परत का रहना बहुत जरूरी है। सूर्य से आने वाले जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं उसको ओजोन परतें जो है वो कन्वर्ट कर देता है, और हमें ग्रुप यहाँ पे विटामिन डी के रूप में यहाँ सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। सबसे ज्यादा अंश किसका होता है चॉकलेट में? तो याद रखिएगा, इट्स अ बी, निकेल का। ठीक है, जो कि आपका स्वास्थ्य भी खराब कर सकता है अगर आप ज्यादा इसका सेवन करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 41, दोस्तों अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित कारण से मर जाते हैं। उनको कौन सा बीमारी हो जाता है ज्यादा अल्कोहल जो पीते हैं? वो गाना है ना, आप लोग सुने होंगे, थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आप लोग मत पीजिएगा क्योंकि आप लोग छात्र हैं। ठीक है। और आप लोग के लिए ये बहुत ही बुरी चीज़ है, एक संगत का असर हो सकता है इसका। दोस्तों आंसर कीजिएगा, इसमें सिरोसिस होते हैं जिसके चलते बीमारी होती है, जिसके चलते वो मर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। पहला है कथन, और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। तो कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, या केवल एक और दो दोनों सही है? और ना तो एक ही है ना ही दोनों सही है, या इनमें से कोई अधिक उत्तर है? तो उत्तर कीजिएगा, केवल बी यहाँ पे सही है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का तापमान वार्षिक परिसर पे अधिक होता है। बिल्कुल। पेंसिल का सिक्का किस चीज का बना होता है दोस्तों? आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। बिल्कुल, इट्स अ ए, ग्रेफाइट का बना होता है। नोट कर दीजिए। नेक्स्ट, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? जी हाँ, नोट कर सकते हैं, इट्स ए नेल्सन मंडेला, द स्ट्रगल इन माई लाइफ। दोस्तों याद रखिएगा, मिस्टर मंडेला, जो कि अंग्रेजी अनुवाद किया गया इस पुस्तक का भी, द स्ट्रगल इन माई लाइफ, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी इसके ऊपर। और नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो जरूर जानिएगा इनकी इस पुस्तक को पढ़ के। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय है दोस्तों दुबई में। याद रखिएगा कहाँ है? दुबई में, जो कि संयुक्त अरब इमारात। नोट कर सकते हैं दोस्तों। और यूएई की राजधानी कहाँ है दोस्तों? नोट कर सकते हैं, यूएई की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल, अबू धाबी। नोट कर लीजिएगा, क्या है? अबू धाबी। और ये यूनाइटेड कहा गया है, यानी कि इसमें 4 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इसका मिलकर एक, जी हाँ, यूएई जो है एक संयुक्त अरब इमारात कहा गया है, मतलब देशों का समूह है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है उसी तरह। लेकिन यूएई की राजधानी यहाँ पे अबू धाबी है। नोट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, और दुबई किसकी राजधानी है? सबसे पहले आपको बताना होगा यहाँ पे कि दुबई की कोई राजधानी नहीं है।
इसकी वजह से दुबई ना तो कोई देश है और ना ही इसकी कोई राजधानी है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके 7 राज्य हैं, एक्चुअली मैंने 4 बोला, 7 राज्य हैं और ये एक दुबई इसमें से शामिल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। म्यांमार किस देश के नया नाम है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, बर्मा का नया नाम। ठीक है, म्यांमार जो है बर्मा का ये नया नाम है। चलिए, म्यांमार की राजधानी कहाँ होती है? याद रखिएगा, नाईडा। क्या? नाईडा ना, ये पीडा, ये इसका पूरा नाम है, इसकी राजधानी का। क्वेश्चन नंबर 47, रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बिल्कुल आंसर कीजिएगा। इट्स ए, जी हाँ, गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा ये मापा जाता है रेडियो एक्टिविटी। 48 का आंसर करेंगे दोस्तों, भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे, इट्स ए, बिहार में है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। बिहार की राजधानी होती है दोस्तों नीतीश कुमार की, जी हाँ, पटना। और जी हाँ, याद रखिएगा, पटना इसकी राजधानी है, नीतीश कुमार का ये राज्य है यहाँ पे। और गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? चलिए, हिंदी कैलेंडर के अनुसार आपको बताना है कि हमारा आखिरी महीना कौन सा होता है यहाँ पे। तो फागुन होता है, और फागुन खत्म होते ही यहाँ पे कोविड-19 आ गया। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि होली खत्म होते ही 22 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया पूरे देश भर में। और अब स्थिति ऐसी है कि हर दिन 10,000 से भी ज़्यादा केस भारत में मिल रहे हैं। और भारत जो है, जी हाँ, कोविड-19 के तौर पे देखा जाए तो दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो कि इससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, याद रखिए। तो थोड़ा घर में रहिए, सेफ रहिए, घरों से तभी निकलिए जब कोई आपको काम रह रहा है, अन्यथा बिना फिजूल के कामों से आप ना निकले बाहर, और स्वच्छ रहिए। और आज का आखिरी प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लगभग भारत में है? याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, जी हाँ, 17, लगभग 16 से 17% बोला जाता है, लगभग कहेंगे, है ना, क्योंकि 16 से 17% जनसंख्या जो कि भारत में निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है वो दूसरे नंबर का देश है जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। पहला है चाइना, नोट कर सकते हैं, जी हाँ। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया आपको। तो दोस्तों, आज के सिनारियो में ये सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पे खत्म होते हैं, जहाँ पे 50 प्रश्न आपको दिए गए थे। वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, और ऐसी वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों के ग्रुप में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको शाम को। आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे बीपीएससी की तैयारी में साथ में जुड़ जाइए। धन्यवाद।